नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू। विपक्ष का ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान तैयार। सावन सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे मंदिर। इजरायली हमले में हमास का टॉप कमांडर ढेर। गाजा में 115 की मौत, भूखमरी और तबाही की मार। इंडोनेशिया में समुद्री जहाज में भीषण आग, 300 यात्री सवार, 280 रेस्क्यू, कई अब भी लापता। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा गिरफ्तार। हनी ट्रैप और पॉक्सो केस में पुलिस के शिकंजे में। अब खबरें विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि 12 से 18 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते कार्यवाही स्थगित रहेगी। सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष की तैयारी भी पूरी है। विपक्ष की ओर से अहमदाबाद प्लेन हादसे, कश्मीर में सीजफायर, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंधु जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार है। सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही हर दिन सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें पहले प्रश्नकाल चलेगा, फिर 12 बजे से शून्यकाल शुरू होगा। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों को सवाल पूछने का मौका मिलता है और मंत्री उन्हें तुरंत ये लिखित जवाब देते हैं। शून्यकाल में सांसद बिना पूर्व सूचना के कोई भी मुद्दा सदन में उठा सकते हैं। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे से लंच ब्रेक होता है, जो 2 बजे तक चलता है। इस सत्र में जनता से जुड़े कई कानूनों पर बहस और चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सवाल ये भी है कि क्या ये सत्र सिर्फ हंगामे गुजर जाएगा या कुछ ठोस नतीजे भी सामने आएंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। काशी, उज्जैन, अयोध्या और गाजियाबाद जैसे शहरों में शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही आरती और जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। सावन सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा का महत्व है। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। कावड़ यात्रा के तहत श्रद्धालु शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इजरायल ने हमास पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। आईडीएफ ने हमास के टॉप कमांडर बशर थाबेत को मार गिराने का दावा किया है। थाबेत हमास के हथियार निर्माण और रिसर्च प्रोजेक्ट्स का प्रमुख था। इजरायली सेना ने इस ऑपरेशन में 75 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हवाई हमले में सुरंगें, सैन्य परिसर और हथियार भंडारा को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने आतंकियों को ढांचे और सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है। इस अभियान में इजरायली वायुसेना ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है। बशर थाबेत हमास के हथियार सिस्टम को फिर से तैनात करने में लगा था। इजरायली सेना का दावा है कि हमले से हमास की ताकत को बड़ा झटका है। वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट की मानवीय संकट की तस्वीर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 115 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इनमें 92 लोग मदद पाने के लिए लाइन में लगे थे और 2 राहत कर्मी भी मारे गए। गाजा में भूखमरी का संकट बढ़ता जा रहा है। बच्चे तक जान गंवा रहे हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा 24 घंटे में 18 लोगों को भूख से मौत हुई है। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों से पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। इंडोनेशिया से एक दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जहां यात्रियों से भरे एक समुद्री जहाज में अचानक भीषण आग लग गई है। जहाज पर 300 से ज्यादा लोग सवार थे और देखते ही देखते आग ने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में जहाज से उठती ऊंची लपटें और काले धुएं के गुबार ने सबको दहला दिया है। लोगों में इतनी दहशत थी कि कई यात्रियों ने जान बचाने के लिए सीधे समुद्र में छलांग लगा दी है। इस अफरा तफरी के बीच 280 लोगों को किसी तरह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन हादसे में बच्चे सहित 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोग अब भी लापता है। यह हादसा इंडोनेशिया के तट के पास एक फेरी में हुआ, जो यात्रियों को लेकर जा रही थी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लापता लोगों को लेकर चिंता गहराती जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और बचाव दल लापता लोगों को तलाश में जुटा है।
हादसे की वजह क्या थी, इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। इस हादसे ने इंडोनेशिया की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाला हनी ट्रैप केस अब और गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता प्रफुल्ल लोढ़ा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण, हनी ट्रैप और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप है। लोढ़ा के खिलाफ अंधेरी, MIDC और साकीनाका थाने में पॉस्को और बलात्कार के तहत 2 अलग-अलग केस दर्ज हुए हैं। मुंबई में साकीनाका पुलिस ने उन्हें 5 जुलाई को लोढ़ा हाउस से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जलगांव, जामनेर और पहूर में उनके घरों पर छापेमारी की और कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने विधानसभा में एक पेन ड्राइव दिखाते हुए दावा किया कि इस केस में 72 बड़े अफसर और कुछ नेता फंसे हुए हैं। प्रफुल्ल लोढ़ा पहले वंचित बहुजन आघाड़ी से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन टिकट कटते ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब उनकी गिरफ्तारी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लोढ़ा के जरिए इस पूरे रैकेट का खुलासा होगा और क्या इसके तार जलगांव के पूर्व नेता और बड़े अफसरों से भी जुड़े हैं। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान घटी एक घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति के तापमान को बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे का रमी खेलते हुए एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रमी खेलते नजर आ रहे हैं। ऐसा दावा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, जिस पर अब सियासी बवाल मचा है। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया है कि जब सदन में चर्चा चल रही थी तब मंत्री साहब मोबाइल में व्यस्त थे। इस बीच उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद संजय राउत ने और बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 4 मंत्री जल्द घर जाएंगे। राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शिंदे, अजित पवार और अमित शाह ने फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि फडणवीस की कैबिनेट रमी खेल रही है और 5वां मंत्री भी खतरे में है। राउत के इस पोस्ट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है कि वाकई में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। इससे पहले धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद ही महायुति सरकार को झटका लग चुका है। अब माणिकराव कोकाटे के बाद शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट भी विवादों में हैं, जिन्हें इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। एनसीपी के रोहित पवार ने कोकाटे की वीडियो को शेयर कर सरकार पर तंज कसा है। क्या अब मंत्रियों के पास कोई काम नहीं बचा? उन्होंने ये भी कहा कि एनसीपी का गुट बीजेपी से पूछे बिना कोई फैसला नहीं ले सकता। इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार में अब बड़ा सियासी उलटफेर होने की संभावना है? 2006 के 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। साल 2006 में हुए इस ब्लास्ट में 189 लोगों की मौत हुई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। साल 2015 में निचली अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान अविश्वसनीय हैं और सबूतों की कड़ी भी कमजोर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाकों में किस तरह के बम इस्तेमाल हुए, यह तक अभियोजन साबित नहीं कर सका। सुनवाई में बचाव पक्ष ने MCOC के बाद हुए कबूलनामे को प्रताड़ना का नतीजा बताया। सरकारी वकील ने फांसी की सजा को बनाए रखने की दलील दी थी, लेकिन कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि 179 लोगों की जान लेने वाला दोषी कौन था और क्या कभी मिलेगा इंसाफ? लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहाँ एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर ढाबे में जा घुसी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि लोग ढाबे में बैठे थे और अचानक कार मेज कुर्सियों को दौड़ती चली आई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़े पड़े। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में रात के वक्त हुआ।
पुलिस ने स्कॉर्पियो को सीज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में हाल के दिनों में ये दूसरा मामला है जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ही दिन पहले शहर में बाइकर्स गैंग स्टंट करते दिखे थे, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ऐसे हादसे ये बताते हैं कि रफ्तार के शौक ने युवाओं को लापरवाह बना दिया है। जब तक कानून का खौफ नहीं होगा और सख्ती नहीं बरती जाएगी, ऐसी घटनाएं दोहराती जाती रहेंगी। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है और अब उत्तराखंड में भी अलर्ट का असर दिखने लगा है। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए स्कूलों को सोमवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है। देहरादून के जिलाधिकारी ने 21 जुलाई को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के कई इलाकों में अगले 48 घंटों तक तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिनकी रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। डीएम ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है और सभी जिलों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। बारिश के बावजूद चारधाम यात्रा के सभी मार्ग अभी खुले हैं और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। प्रशासन की टीमें चारधाम यात्रियों की मदद में तैनात है ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये बारिश का सिलसिला अगले कुछ दिन और जारी रह सकता है। बढ़ते खतरे को देखकर प्रशासन की सतर्कता और तैयारी ही फिलहाल राहत की उम्मीद बनी हुई है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में 23 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। सीरीज में फिलहाल इंग्लैंड 2-1 से आगे है और अब टीम इंडिया के सामने करो या मरो की चुनौती है। अगर भारत चौथा टेस्ट जीतता है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी और आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा। लेकिन मैनचेस्टर में जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि भारत इस मैदान पर आज तक एक भी टेस्ट नहीं जीत सका है। इतना ही नहीं, यहाँ भारतीय बल्लेबाजों का शतक का सूखा भी 35 साल से जारी है। आखिरी बार 1990 में सचिन तेंदुलकर ने इस मैदान पर टेस्ट शतक जड़ा था। इसके बाद अब तक किसी भारतीय बल्लेबाज ने मैनचेस्टर में सेंचुरी नहीं लगाई है। अर्धशतक की बात करें तो वो भी आखिरी बार धोनी ने 2014 में लगाया था, तब उन्होंने 71 रन बनाए थे। अब उम्मीद है कि शुभमन गिल की युवा टीम इस सूखे को खत्म करेगी और इतिहास रचेगी। टीम के बल्लेबाज हाल के मैचों में शानदार फॉर्म में है, जिससे फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद है। लेकिन इंग्लैंड की मजबूती, गेंदबाजी और घरेलू हालात भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया मैनचेस्टर का मनहूस रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं। चौथा टेस्ट सीरीज की तस्वीर बदल सकता है, लिहाजा मुकाबला बेहद ही अहम और रोमांचक रहने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। कृति इन दिनों छुट्टियां मना रही है और उनकी याट से शेयर की गई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा रही है। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ही उनके रूमर बॉयफ्रेंड कबीर बाहिया की पोस्ट ने अफवाहों को और हवा दे दी है। दरअसल कबीर ने ये भी याट से कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिससे दोनों को एक साथ वैकेशन पर होने की चर्चाएं तेज हो गई है। कबीर बाहिया एक युवा और करोड़पति बिजनेसमैन है, जिनका परिवार अरबपतियों की लिस्ट में शुमार है। वो लंदन की वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म लिमिटेड के फाउंडर है और ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा बड़ा नाम माने जाते हैं। बीते साल कृति ने कबीर को उनके जन्मदिन पर एक प्यारा सा मैसेज लिखकर विश किया था, जिसमें मासूम मुस्कान जैसे शब्द थे। कबीर ने भी उस ट्रिप से जुड़ी पोस्ट की थी और डार्लिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे फैंस का शक और गहरा गया। हालांकि कृति और कबीर की ओर से रिश्ते को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दोनों की केमिस्ट्री और पोस्ट ने फैंस को काफी एक्साइट कर दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या कृति जल्द ही अपने रिश्तों को ऑफिशियल करेगी। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपना 43वां जन्मदिन समंदर के किनारे फैमिली के साथ धूमधाम से मनाया। प्रियंका ने पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ वैकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इन तस्वीरों में प्रियंका कभी समंदर में अठलेखियां करती दिखी तो कभी रेत में खेलती नजर आई। रेड बिकिनी से लेकर ब्लैक मोनोकोनी तक प्रियंका ने 43 की उम्र में परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट किया है। एक तस्वीर में प्रियंका निक और मालती के साथ बीच पर वॉक करती दिख रही है, तो दूसरी तस्वीर में वे पूरे जोनस परिवार के साथ फैमिली फोटो में मुस्कुराती नजर आई है।
प्रियंका ने अपनी इस ट्रिप को अब तक की सबसे शानदार बर्थडे ट्रिप बताया है। उन्होंने लिखा, सपना था अब अलविदा कहना मुश्किल है। प्रियंका के इस पोस्ट पर फैंस ने प्यार और तारीफों की बौछार कर दी है। एक यूजर ने लिखा, आप हर साल और खूबसूरत होती जा रही है। इससे पहले प्रियंका ने निक के साथ एक रोमांटिक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें वो उनके गले लगती नजर आई। वीडियो में जोनस ब्रदर्स के नए गाने आई कांट लूज की धुन बज रही थी और कपल की केमिस्ट्री छा गई। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक प्रियंका का ये बर्थडे सेलिब्रेशन हर जगह चर्चाओं में है। अजय देवगन की दृश्यम 3 को लेकर साउथ के मशहूर डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने बड़ा खुलासा किया है। जीतू जोसेफ ने साफ कहा है कि उन्होंने दृश्यम 3 के हिंदी वर्जन की शूटिंग को रोकने के लिए मेकर्स को चेतावनी दी थी। उनका कहना है कि यदि हिंदी वर्जन की शूटिंग पहले शुरू होती तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती। दरअसल दृश्यम की मूल कहानी मलयालम में है और उसके तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए जीतू जोसेफ ने अजय देवगन की फिल्म के निर्माताओं का कहा है कि वो अभी शूटिंग शुरू न करे। जीतू का कहना है कि दोनों वर्जन को साथ में बनाए जाने की मांग थी, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। अगर हिंदी वर्जन पहले बनता तो ओरिजिनल राइट्स का उल्लंघन होता और मामला कोर्ट तक पहुंच सकता था। जीतू ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दृश्यम 3 का क्लाइमेक्स पूरा किया है। इस क्लाइमेक्स को देखने के लिए वे रोज सुबह 3:30 पर उठकर काम कर रहे थे। फिलहाल वे अपनी 2 अन्य फिल्मों मिराज और वलाथू वशाए कल्लम में भी व्यस्त है। दृश्यम 3 के मलयालम वर्जन की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोहनलाल और अजय देवगन की दृश्यम 3 किस अंदाज में दर्शकों के सामने आती है। फिलहाल आवाज इंडिया समाचार में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।